स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे एनर्जी मिक्स के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए, यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ करते हैं, लेकिन उस एनर्जी का बहुत सारा फॉर्मेट है। इलेक्ट्रिसिटी उसका बस एक फॉर्मेट है, हम लोग बहुत यूज़ करते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा CO2 पोल्यूशन होता है फ्यूल के कारण। फ्यूल जो कि गाड़ी में लगता है, एयरक्राफ्ट में लगता है, शिप्स में लगता है, ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहाँ पे एनर्जी के कारण ये निकलता है, पोल्यूशन निकलता है। फिर फ्यूल फॉर कुकिंग और हीटिंग। कुकिंग तो इंडिया में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन हम लोग इंडिया में हीटिंग के बारे में उतना नहीं जानते क्योंकि यहाँ उतनी ठंड नहीं पड़ती है। लेकिन उसमें भी काफ़ी एनर्जी लगता है। मतलब फ्यूल को, मतलब आपका जो LPG सिलेंडर है वो भी एनर्जी है और उसमें काफ़ी मेगावाट की एनर्जी होती है। तो घुमा फिरा के काफ़ी एनर्जी हम लोग का, मतलब अगर ग्रैंड टोटल देखेंगे कि देश कितना बिजली ये मतलब एनर्जी खा रहा है जूल्स में, तो बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर आता है। कारण वही, हम लोग बहुत एनर्जी खाते हैं और उसका फॉर्मेट भी अलग अलग होता है। हीटिंग के लिए फ्यूल इस्तेमाल हो सकता है, कुकिंग के लिए, गाड़ी के लिए, एयरक्राफ्ट के लिए, शिप के लिए, और घर में बिजली चलाने के लिए, तो वही है। और इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन जो है हमारे टोटल लाइफ का अगर देखें तो वो बहुत बढ़ रहा है। यानी कि मुझे रिसेंटली एक ने कमेंट लिखा था कि फ़र्क क्या पड़ता है जब भी बात था कि बल्ब से CFL में है तो बिजली बिल घटा तो नहीं, बिजली बढ़ गया। कारण ये था कि जब भी ऐसा होता है कि अगर आप बिल बचा सकते हो, आप उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करने लग जाते हो। ये मतलब साइकोलॉजिकल है, सबके पास होता है कि जैसा मान लिया आपने 3,000 रुपये का बिजली बिल देने का आदत बढ़ गया है और आप कुछ ऐसा नया इक्विपमेंट खरीदते हो कि जिससे आपका बिजली बिल घटने लगता है। आप वो जो बिजली बिल बच रहा है आप उसको खर्च करना चाहोगे कि अरे इसकी जगह पे ये ले लें, ये ले लें। होता है, वो साइकोलॉजिकली होता है। तो मतलब पहले एक बल्ब लगा के किसी तरह खुश रहते थे, अब CFL में बिल कम आने लगा तो पता चला 4-5 बल्ब और लगा दिया। तो ये होता है, सबके साथ होता है, इसीलिए बिल किसी का घटता नहीं है। तो हम लोग बहुत बिजली खा रहे हैं और हमारा कंजम्पशन जो है, ग्रैंड टोटल कंजम्पशन जो है वो काफ़ी ऊपर जा रहा है। कारण ये है कि हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इंक्रीज हो रहा है। यानी कि 1800s में ज़्यादा कुछ था नहीं, फिर 1900s तक थोड़ा सा गाड़ी खुलना शुरू हुआ, कोल की एनर्जी का इस्तेमाल होना शुरू हो गया, स्टीम ट्रेन ये सब की गाड़ी खुलने लगी। 1950 तक हम लोग का मॉडर्न इंडस्ट्री का मतलब मॉडर्न इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का फाउंडेशन रख दिया गया, गाड़ी खुलने लगी और उसके बाद धड़धड़ा के हम लोग एनर्जी खाने लगे और बहुत ज़्यादा स्पीड हुआ 2000 से 2019 के बीच में। यानी कि ये 20 साल जो लगभग समझिए, उसमें बहुत ज़्यादा स्पीड से हम लोग एनर्जी खपत करने लगे। इसमें रिन्यूएबल का भी ग्रोथ हुआ, ये बात एकदम 100% सही है, लेकिन कितना स्पीड से हम लोग ऑयल और कोल खाने लगे उसके कंपेयर में वो बहुत छोटा लगता है। तो ये कॉन्टेक्स्ट आपको थोड़ा देने के लिए कि मतलब घुमा फिरा के ज़्यादा एनर्जी रिन्यूएबल से अभी आ नहीं रहा है और ये ग्रैंड टोटल एनर्जी है, जैसे हम लोग टेरावाट आवर में नापते हैं, जो बहुत बड़ा नंबर है। तो ये समझना होगा कि अभी भी घुमा फिरा के कोयला से ही सबसे ज़्यादा आता है, दूसरा नेचुरल गैस से आता है, फिर हाइड्रो से आता है, थोड़ा सा विंड से आता है, थोड़ा सा सोलर से आता है, न्यूक्लियर से थोड़ा सा आता है, ऑयल, बायोमास और जियोथर्मल थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करता है। घुमा फिरा के कोयला ही दादा है, कोयला और नेचुरल गैस, घुमा फिरा के यही दोनों लोग सब चीज़ संभाल रहे हैं, ऑयल जिसे आप कह सकते हैं। तो बात है कि हमें डीकार्बोनाइज करना है। डीकार्बोनाइज का मतलब ये होता है कि कार्बन के न्यू सोर्स मत डाल दो। कार्बन से प्रॉब्लम नहीं है, ये बात समझना बेहद जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप बायोगैस बनाते हैं, बायोगैस को यूज़ करते हैं, तो उससे नया कार्बन ऐड नहीं हो रहा है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कार्बन से प्रॉब्लम है। बात है हमें नया कार्बन नहीं ऐड करना है। मतलब धरती का एक इक्विलिब्रियम है कि इतना कार्बन उसके इकोसिस्टम में रहेगा, जो साइकिल होता रहे, कोई दिक्कत नहीं। बल्ले बल्ले और ज़रूरी है नहीं, अगर रहे मान लीजिए एकदम पूरा कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग हटा ही लें, पहली बात तो सारे प्लांट्स ही खत्म हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि अगर उतना कार्बन डाइऑक्साइड हटा दिए तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो कार्बन का एक इक्विलिब्रियम है, हम लोग उस इक्विलिब्रियम से आगे चले जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए कंपलसरी हो कि हम लोग डिकार्बोनाइज करें, यानी कि जितना जरूरत से ज़्यादा ऐड कर रहे हैं वो घटाना शुरू करें। क्योंकि प्लैनेट का बायोस्फीयर जो है, प्लैनेट को कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि प्लैनेट एक पत्थर है, उसको कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। तो लेकिन उसका जो बायोस्फीयर है, यानी जो 1 इंच का परत है जिसमें हम लोग रहते हैं, वो बहुत नाजुक है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है, यानी कि जो एनर्जी सन से एनर्जी आ रहा है वो कांस्टेंट है, एक्स मान के चलिए, और उस एक्स में से डिवाइडेड बाय 5 समझिए निकल जाता था, अब वो डिवाइडेड बाय 6 निकल रहा है, यानी कि बहुत कम हिस्सा बाहर जा पा रहा है। तो उसका कॉन्सिक्वेंस होता है कि हमारा ओवरऑल एवरेज टेम्परेचर ऊपर भागते जा रहा है। तो ये पका दे रहा है और ये समझिए बहुत बुरी हद तक जा सकता है। ये मतलब प्लैनेट के लिए, मतलब पूरे प्लैनेट के इकोस्फीयर, बायोस्फीयर के मामले से देखें तो ये बहुत हार्मफुल से लेकर लीथल तक साबित हो सकता है। यानी कि साफ कर दिया, जैसे कि वीनस भूंज गया, धरती में भी ऐसा हो सकता है अगर मतलब समझिए हम लोग का कार्बन, एक्स्ट्रा कार्बन का इमिशन नहीं रोक पाए और ग्रीन हाउस इफेक्ट भागते चला गया, तो धरती स्वाहा हो जाएगा, मतलब एक्चुअली स्वाहा हो जाएगा। क्योंकि मतलब सन का एनर्जी तो कांस्टेंट है, वो हर दिन आ रहा है, हर 24x7x365, तो वो ऐड होते 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 इतना हो जाएगा कि मतलब लिटरली स्वाहा हो जाएगा प्लैनेट। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग ये चेन रिएक्शन स्टार्ट कर दिए, क्योंकि ये समझिए शुरू
शुरू शुरू में सब लोगों को समझता है कि हम लोग जो कार्बन डाल रहे हैं उसी से दिक्कत आ रहा है। बात है उससे बहुत सारा सब सिस्टम अनबैलेंस हो गया। जैसे एग्जांपल मारे, ग्लेशियर क्या है? ग्लेशियर एक वाइट शील्ड है जो सन एल्बिडो मतलब काफ़ी अच्छा होने के कारण, हाई एल्बिडो के कारण वो रिफ्लेक्ट कर देता है, या लो एल्बिडो कहते हैं, ये कन्फ्यूजन हो जाता है मुझे बार बार। मतलब बेसिकली वो सन का काफ़ी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। अब वो मेल्ट हो रहा है तो इतना बड़ा जो आपका रिफ्लेक्टर था वो रिफ्लेक्टर पे इतना हो गया, तो इतना बड़ा नया एरिया का हीट आने लग गया। अब उससे वो और गर्म हो गया, और गर्म होने के बाद वो मतलब समझिए आइस शील्ड और छोटा हो गया, तो घुमा फिरा के बहुत ज़्यादा एनर्जी धरती में घुस रहा है। तो जो सिस्टम था वो एकदम धड़धड़ा के भाग रहा है। अब इसके बाद दिक्कत हो रहा है कि हम लोग पर्मा फ्रॉस्ट तक डिफ्रॉस्टिंग पे आ रहा है, यानी कि बहुत सारा बायो मटेरियल जमा हुआ था, मतलब ये एकदम नॉर्दर्न रीजन्स में, नॉर्थ पोल के आसपास में। अब वो किलोमीटर पे किलोमीटर वो सब पिघल रहा है। अब बात है कि उसमें बहुत ज़्यादा बायोमैटर है, उतना बायोमैटर डिकम्पोज करेगा, बहुत ज़्यादा मीथेन डालेगा, वो मीथेन बहुत बुरा ग्रीन हाउस इफेक्ट करेगा। तो घुमा फिरा के देखिए हम लोग एक चेन रिएक्शन स्टार्ट कर दिए कि ये हुआ, उससे ये हो गया, उससे ये हो गया, उससे हो गया, धर 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 करके सब चीज़ हाथ से बाहर जा रहा है। तो इसे आप वही समझिए कि, लेकिन अभी ये चेन रिएक्शन फेज में, अभी रन अवे नहीं हुआ है। रन अवे जब हो जाएगा तब हमारे कंट्रोल से बाहर चला जाएगा। रन अवे का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए कोई सुपर मैसिव वॉल्केनो अगर कभी रिलीज होता है और वो इतना कार्बन डाइऑक्साइड एक शॉट में डाल सकता है कि हम लोग उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अभी वैसा इंसानियत के कारण नहीं हुआ है। तो हम लोग अभी रनअवे पे नहीं है, यानी कि अभी ब्रेक हमारे हाथ में है। बहुत दिक्कत होगा, ब्रेक बर्बाद हो जाएगा, लेकिन लगाया जा सकता है, गाड़ी स्लो कर सकते हैं। चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गया है, रनअवे नहीं हुआ है अभी, लेकिन टोटल मतलब हर किसी का, जो लोग समझ रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, हिसाब ये कि हमें फॉसिल फ्यूल से हाथ धोना पड़ेगा। फॉसिल फ्यूल में इनहेरेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस बात है कि वो फॉसिल फ्यूल वो कार्बन स्टोर था जो धरती स्टोर करते जा रही ताकि उसका इक्विलिब्रियम बैलेंस बना रहे। तो वो बैलेंस को हम लोग बिगाड़ दे रहे कि धरती, मतलब समझिए धरती का पुप था वो, कि मतलब मैं निकाल दे रहा उसको बाहर से, ये मेरे शरीर से बाहर, जैसे हमारे शरीर से कचरा बाहर निकल जाता है, वैसे ही समझिए धरती का पूरा कचरा जो था कार्बन डाइऑक्साइड वो निकाल दिया जा रहा था, कार्बन हटा दिया जा रहा था, वो हम लोग वापस इसको सिस्टम में इंजेक्ट कर दे रहे हैं। यही गड़बड़ हो गया। तो डीकार्बनाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो इलेक्ट्रिसिटी के मामले में एक थोड़ा सा अच्छा तरक्की है, क्योंकि डेवलपमेंट के मामले में कितना दूर तक डेवलप हुआ है, ये सबसे एडवांस है रिन्यूएबल सेक्टर में। यानी कि अभी अगर आपके पास सपना है कि कोई देश को पूरी तरह से 100% रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी दे, तो ये पॉसिबल है। मतलब मुश्किल होगा, एक्सपेंसिव होगा, लेकिन पॉसिबल है। और हर कंट्री इस पर थोड़ा थोड़ा मेहनत कर रही है। सब लोग अलग अलग स्पीड से अलग अलग जगह पे हैं, लेकिन गाड़ी खुल चुकी है। और हिसाब ये है कि हम लोग को स्टार्टिंग में था कि क्या सोलर से सब चीज़ होगा, क्या विंड से सब चीज़ होगा। अभी हिसाब ये आया है कि मतलब ऑब्वियसली हम लोग काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, पिछले 20 साल से कर रहे हैं लोग इसको, और पिछले 10 साल में तो ये फुल स्पीड पकड़ लिया, और 15 साल में तो आम पब्लिक अपने सोलर रूफटॉप में भी स्टार्ट कर दिया है इन्वेस्टमेंट। तो गाड़ी पूरा स्पीड से खुल गई। लेकिन अभी पिक्चर का जो एनालिसिस है, मतलब समझिए 5-6 साल से हम लोग कर रहे थे, तो अब डेटा आया, तो डेटा के हिसाब ये आ रहा है कि हम लोग को मिक्सिंग करना पड़ेगा। यानी कि एक से काम नहीं होगा, ना तो सोलर संभाल सकता है, ना तो विंड संभाल सकता है, ना हाइड्रो उसमें जोड़िए, फिर उसमें बायोगैस जोड़िए, फिर उसमें टाइडल जोड़िए, या जितना चीज़ और जोड़ सकते हैं जोड़ते जाइए। मतलब कि ये जो पुराना हमारा माइंडसेट था कि जैसे कि पूरी दुनिया चलती कैसे थी, कोल पावर प्लांट्स पे, फिर हुआ थोड़ा सा न्यूक्लियर ऐड किया गया, फिर हो गया कि थोड़ा सा आप नेचुरल गैस प्लांट्स डाल दो, ये सब मतलब हम लोग का था कि ये ऐड कर तो काम खत्म हो जाए। वैसा रिन्यूएबल के साथ नहीं किया जा सकता, क्योंकि रिन्यूएबल हमारे कंट्रोल में नहीं। एग्जाम्पल, यूरोप पैसा पानी के तौर पर बहा रहा है विंड एनर्जी पे, लेकिन मैंने नीचे विंडो दे दिया कि विंड एनर्जी इनका इस साल प्रोडक्शन, यानी 2021 का मतलब प्रोडक्शन रिपोर्ट जो आया 2022 में, वो था कि भैया पिछला साल तो बैंड बच गया, क्योंकि विंड का स्पीड ही नहीं था उतना। मतलब ये होता है, वेदर होता है, अप डाउन होता है, तो विंड का आउटपुट कम हो गया था। और उसी टाइम मतलब समझिए गैस का दाम भाग रहा था धड़धड़ा के यूरोप में, मतलब समझिए एनर्जी क्राइसिस स्टार्ट हो गया। तो क्योंकि मतलब बहुत सारा डेटा पॉइंट नहीं था, उनका था कि विंड ही सब संभाल लेगा। तो वैसे ही समझिए एक से कभी काम नहीं चलेगा। अगर आपको देश से चलाना है तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन होना चाहिए। जितना ज़्यादा आप मिक्सिंग करेंगे उतना आप स्टेबल होते चले जाएंगे। और हम लोग अभी इसका दो मेन समस्या को सॉल्व कर रहे हैं, स्केलेबिलिटी और ये सस्टेनेबिलिटी और स्केल को। यानी कि ये समझिए कि जो सोलर पैनल जो थे Gen 1 थे वो अच्छे नहीं थे। ऑब्वियसली किसी भी चीज़ का Gen 1 प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता। जो शुरू में वो मैंने लगा दिया लेकिन टिका नहीं, पैनल भी खराब हो गया, वो शुरू में हमेशा होगा, हमेशा Gen 1 प्रोडक्ट का चना निकलता है। फिर धीरे धीरे रिफाइन करते हुए अब ऐसा जगह पे कि सोलर पैनल बनाने में जितनी एनर्जी लगती है, जितना कार्बन फुटप्रिंट बनता है, उससे ज़्यादा वो एनर्जी कलेक्ट करके देता है अपने लाइफ स्पैन में। और लाइफ स्पैन भी बहुत लंबा हो गया है। यानी कि अब तो लोगों के पास है, मतलब आप चाहें तो ईवी ब्लॉक का देख सकते हो, लिटरली दिखा रहा है कि भैया हमारा 10 साल पुराना सोलर फार्म कैसे चल रहा है। तो ये समझना जरूरी है कि अब हम लोग पास एक्चुअल डेटा है कि अगर जो लोग सोलर पे इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका इक्विपमेंट बहुत लंबा चल रहा है, देख रहे हैं, रियल डेटा आ रहा है। हाँ, कुछ कुछ केस में खराब आउटपुट मिल सकता है। जैसे मान लीजिए आप ग्रिड टाइम में था, लेकिन नेशनल ग्रिड एकदम भगवान भरोसे है, खूब ज़्यादा वोल्टेज स्पाइक आ रहा है, इन्वर्टर भी बोलेगा भाई बच्चे की जान लोगे क्या। तो है, मतलब ऐसा नहीं कि हर जगह हर एक सिस्टम पे काम कर रहा है बल्ले बल्ले, लेकिन ओवरऑल एवरेज जो है वो सक्सेसफुल हो रहा है। बेंगलोर जैसे जगह में तो लोग बिना सोलर के अब घर ही नहीं बना रहे। कारण यही कि AC चलाएंगे तो लुट जाएंगे, बिजली का दाम इतना
जाता है, तो घूम फिर के सोलर पे आ ही रहे हैं। तो ये समझना बेहद ज़रूरी है कि हम लोग को स्केलेबिलिटी को सुधारना है कि कैसे कैसे और बड़ा कर सकें। तो फिर बात होता है कि ज़मीन की कमी पड़ेगी, हाँ भी और नहीं भी। अगर एक बड़ा बड़ा फार्म बनाने की अगर आप सोच रहे हैं कि हम एक बड़ा फार्म, जैसे कि इंडिया में काफ़ी बड़े बड़े फार्म्स के बारे में बात हो रहा है, हो क्या रहा है, बन गए हैं ऑलरेडी, 2000 मेगावाट के बारे में बात हो रहा है, या 4 गीगावाट के बारे में प्लानिंग चल रही है। तो क्या इंडिया में जगह है? हाँ, बहुत से बहुत ज़्यादा खाली जगह बात कर रहा हूँ। जैसे कि रेगिस्तान में देखिएगा तो सैटेलाइट में बस एक थोड़ा सा स्पॉट दिखेगा आपको, और बहुत एरिया हमारे पास रखा हुआ है। प्लस वो ज़रूरी नहीं कि आप एक एक जगह पे बड़ा करें। सबसे जैसे कि एग्जांपल दें, रूफ टॉप सोलर काफ़ी एनर्जी एफिशिएंट है, क्योंकि ज़मीन खरीदा जा चुका है, उसके ऊपर आपने बिल्डिंग बना ली, यानी वो ज़मीन यूटिलाइज हो चुका है। अगर उसके ऊपर आप सोलर पैनल लगाते हैं, वो काम करेगा, वो काम अभी भी करेगा। तो समझिए आपको ज़मीन से भी प्रॉफिट निकल चुका है, मतलब उसने बिल्डिंग बनाया, जो उसका बिल्डिंग का काम होना था वो उसका प्रॉफिट चल रहा है, और उसके ऊपर जो सोलर पैनल है वो भी एनर्जी दे रहा है। पार्किंग स्पेस, इसके बारे में सबसे ज़्यादा लोग पड़े हुए हैं, इसलिए मुझे सोलर रोडवे से इतना नफरत है कि मतलब लिटरली बोलते हैं कि सब पार्किंग स्पेस को कर दो, आधा एनर्जी का दिक्कत खत्म हो जाए। इतनी ज़्यादा पार्किंग स्पेस है दुनिया में। तो ये समझना ज़रूरी है कि हम लोग को अब इसका स्केलेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी पे पूरा मेहनत कर रहे हैं, और ये थोड़ा दिन बाद हो जाएगा। मतलब अभी पहले जो साइंस था 1990 में, आप बोलते किसी को कि सोलर इतना बड़ा रोल प्ले करे, लोग हंसते, क्योंकि पैनल ही नहीं अच्छे थे उतना टाइम, मास प्रोडक्शन का सवाल ही नहीं था। विंड का भी जनरेटर बहुत ख़राब होता था, बहुत डैमेज होता, लेकिन एक होता ना, धीरे धीरे आप सीख के ही पहुँचते। जैसे आपका स्टार्टिंग का स्मार्टफोन जो आता था, कितना गैप गुजरा आता था, मतलब 512 MB का रैम होता था, इतना पहले आता था। अब मैं तो मतलब मैं उतना मेरा उम्र हो चुका है कि मैं लिटरली कलर फ़ोन मार्केट में आते हुए देखा हूँ कि अरे ब्लैक एंड व्हाइट फ़ोन, अरे ये फ़ोन में कलर स्क्रीन है, लाइक एक प्रॉपर कलर स्क्रीन फ़ोन। तो समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी में भी वही हुआ कि हम लोग रिन्यूएबल का स्टार्ट किए। शुरू में काफ़ी लर्निंग पेज था, दिक्कत था, काफ़ी होगा ही। फिर धीरे धीरे अब ऐसे जगह पे आ गए कि अब हो गया है सॉल्व। और अभी सबसे बड़ा इसका बढ़िया बात है कि प्रॉफिटेबिलिटी बात कर रहा है, और दूसरे देश भी क्यों करें। आप सोचिए, जैसे आपने घर में डाल दिया कि आपने बिजली बिल हटा दिया, लेकिन बात है कि देश क्यों खर्च करे। बात है कि देश डिपेंडेंट हो जाता है। जैसे यूरोप जितना रिन्यूएबल में कूदते जाएगा, उतना उनको शांति रहेगा कि रशिया बोलेगा नहीं हम गैस नहीं देंगे। और अगर मान लीजिए यूरोप पूरी तरह से रिन्यूएबल हो जाता, बोला जी मेरे को क्या लेना देना है, हमको क्या करना है, तो करना है देना है दो, नहीं देना है मत दो, मेरा क्या जा रहा है। तो वो हर देश चाहता है, हर नेपाल भी वैसा चाहता है, आपका पाकिस्तान भी वही चाहता है, इंडिया भी वही चाहता है, चाइना भी वही चाहता है। कोई नहीं चाहता कि एक दूसरे से मुझे मांगना पड़े। सब चाहते हैं कि भाई मेरा अपना है, हम अपना संभाल लेते हैं, कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये होने लगा है, प्रॉफिट अब इसको ड्राइव कर रहा है। तो यानी गाड़ी ये खुल चुकी है, सबसे आगे चल रही है गाड़ी। अभी मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन गाड़ी खुल चुकी है। अब बात करते हैं, बहुत सारा चीज़ है जो अभी अनसॉल्व्ड है। अनसॉल्व्ड का मतलब यानी कि इसका अभी हमारे पास कोई सही सोल्यूशन नहीं है। जैसे कि फ्लाइट और फ्रेट के बारे में हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब बहुत एनर्जी एक्सपेंसिव होता है। यानी कि प्लेन को उड़ाना इलेक्ट्रिक से पॉसिबल नहीं है। छोटे छोटे प्लेन जिसमें एक बंदा, दो बंदा, या कुछ कुछ डिज़ाइन है जिसमें 10 या 20 हो सकते हैं, वो मैक्सिमम है। और वो भी अभी तक किसी ने एक्चुअली बना के नहीं दिखाया, थियोरेटिकल डिज़ाइन पे चल रहे हैं। लेकिन अब जंबो जेट का बात करें, जिसमें छोटे जंबो जेट करीब करीब 100 पैसेंजर को ले जा सकते हैं, बड़े तो 500 तक जा सकते हैं या 700 तक जा सकते हैं। तो वो तो होना ही नहीं है, फिजिक्स ही अलाउ नहीं करता, तो इसमें डिस्कशन नहीं है। तो इसका हमारे पास सोल्यूशन नहीं है। फ्रेट के मामले में जैसे कि ईवी गाड़ी बनाई जा सकती है और सक्सेसफुल हो गया है, लोग खरीद रहे हैं, लोग पैसा बचा रहे हैं, ये गाड़ी खुल चुकी है। लेकिन ट्रक को क्या इलेक्ट्रिक कर सकते हैं? सीधा जवाब नहीं, क्योंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी खाता है, और ट्रक का जितना वजन बढ़ते जाएगा उसका एनर्जी कंजप्शन पर किलोमीटर भी भागते चला जाता है। तो आप और सोचेंगे कि अरे और बड़ा बैटरी डाल दो, आप नहीं कर सकते। आपको ड्रामेटिकली ज़्यादा पावर इफिशिएंट बैटरी चाहिए। वो फिजिक्स मना कर रहा है, क्योंकि लिथियम इतना अगर एनर्जी दे सकता है, हम लोग यहाँ पहुँच गए। और लिथियम में अभी अगर कोई डैमेज होता है, जैसे कि रोड में आप हो, कोई पंचर हो गया, कुछ डैमेज हो गया, और वो सीधे बूम कर जा रहा है, तो आप सोच लीजिए कोई भी चीज़ जो उससे ज़्यादा एनर्जी डेंसिटी रखेगा वो कितना ज़्यादा बूम पावर रखेगा। तो आप कहेंगे क्या पेट्रोल या सीएनजी में इशू नहीं है? लेकिन वो सबका सेफ्टी सबसे बड़ा ये रहता है कि वो सेल्फ कंटेन्ड नहीं है। यानी कि पेट्रोल टंकी में आग लगता है तो वो सिर्फ जलता है, बूम नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें स्टोइकोमेट्रिक रेशियो का ऑक्सीजन नहीं रखा हुआ है। मतलब पेट्रोल टंकी है, वो हाफ ऑफ द एनर्जी मिक्सचर है, यानी कि CH4 है उसमें, मान लीजिए सीएनजी के केस में, तो उसको ऑक्सीजन चाहिए ना जलने के लिए, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में है, तो इसीलिए वो फुल नहीं बूम हो जाता है। लेकिन बैटरी के केस में जितना भी चीज़ चाहिए वो उसको सील्ड है, उसके अंदर ऑलरेडी है, इसीलिए उसका जब भी डिकम्पोजिशन होता है, यानी कोई भी डैमेज होता है, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी डंप करता है, और इसीलिए उसका आग बुताना सीधा सीधा नामुमकिन होता है। बस फायर फाइटर्स उसमें पानी डालते ताकि बाकी सेल्स जो बचे हुए हैं वो ना आग पकड़ लें, ताकि उनका टेम्परेचर कम रह सके। तो ये समझना बेहद ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के मामले में, एनर्जी स्टोरेज के मामले में, फ्रेट को सॉल्व करना और फ्लाइट को सॉल्व करना पॉसिबल ही नहीं है। फिजिक्स मना कर रहा है कि भैया नहीं हो सकता। छोटे छोटे प्लेन हो सकते हैं, मतलब डिलीवरी ट्रक्स हो सकते हैं, लेकिन जो बढ़ के 18 व्हीलर ट्रक्स हैं वो तो नहीं होने वाला।
और फिर यहाँ पे समझिए कि हमारे पास कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसको, अच्छा ये है ना, इसको डेवलप करेंगे तो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाइड्रोजन का सिस्टम उतना एडवांस नहीं है, मीथेन का सिस्टम उतना एडवांस नहीं है, और मीथेन अभी मतलब एनर्जी से हम लोग नहीं बनाते, अभी मीथेन माइन करते हैं, जैसे कि नेचुरल गैस से निकलता है वही करके कर लेते हैं। हाइड्रोजन में वही है कि वही मीथेन को लेते हैं, उसको स्टीम रिफॉर्मिंग करके हाइड्रोजन बनाते हैं, तो हाइड्रोजन तो घूम फिर के यही हो गया, फॉसल फ्यूल हो गया, तो क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड सीधे एटमॉस्फेयर में वेंट कर देते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट यही है कि हमारे पास अभी कोई सही समस्या नहीं है, क्योंकि ईवी मतलब आपका समझ लिए फ्लाइट के लिए काम नहीं करेगा, ट्रक के लिए नहीं काम करेगा, कंटेनरशिप के लिए नहीं काम करेगा। तो यहाँ पे क्या कोई थियोरेटिकल ऑप्शन है? हाँ, सबसे बेस्ट ऑप्शन है एलजी बायोफ्यूल, क्योंकि ये समझिए सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलता है, और इसकी एनर्जी डेंसिटी यानी कि जो बायोफ्यूल की डेंसिटी है वो सीधा सीधा हाइड्रोकार्बन है, वो सीधा सीधा आप जेट प्लेन में डाल सकते हो, सीधा सीधा काम करेगा, उसको कोई नौटंकी की जरूरत नहीं है। तो ये टेस्टिंग हो चुकी है, मतलब यूएस मिलिट्री से लेके वर्जिन एयरलाइंस से लेके बहुत सारे पैसेंजर चलाए जा चुके हैं, मतलब पाइपलाइन जो है वो प्रूफ हो चुका है कि ये काम किया जा सकता है। लेकिन ये अभी अंडर फंडेड है, यानी कि इस पे डेवलपमेंट मतलब समझिए ये बहुत पहले आ गया, टाइम से पहले ही आ गया ये, और इस पे लोग हाथ धो लिए, क्योंकि बहुत सारी टेक्नोलॉजी को बहुत टाइम लगता है मैच्योर होने में। जैसे कि अगर आप 4G देखते हैं आज, कि आज 4G है, आज सबको इस्तेमाल कर रहा था, एक दिन में नहीं आया। और मतलब जियो 4G जो कूदा था तो उसने बहुत बड़ा रिस्क लिया था, बहुत बड़ा लोन उठाए थे कि सब 3G में रो रहे हैं, हम डायरेक्ट 4G में कूदेंगे। वो रिस्क सक्सेसफुल हो गया, लेकिन कई बार नहीं होता है। तो एलजी भी वही वाला हो गया कि वहाँ सक्सेसफुल नहीं हुआ और लोग हाथ खड़ा कर दिए। बात है ये इकलौती ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे आप कह सकते हो कि भैया ट्रक को कोई टेंशन नहीं है और प्लेन का कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये सीधा सीधा सोलर एनर्जी को हाइड्रोकार्बन फ्यूल में बदल देता है और उससे आपका लोड खत्म हो जाता है। फिर आप कंटेनरशिप के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर कर सकते हैं। बात है, मैं न्यूक्लियर एनर्जी को कभी भी मेन एनर्जी सोर्स के तौर पे नहीं देखता हूँ, दो कारण से। पहला, न्यूक्लियर पावर प्लांट बाय डेफिनेशन, बाय डिज़ाइन फ्लॉलेस होना चाहिए। फ्लॉलेस की मतलब हो गया कि उसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अब आप इंसान से अगर कभी मिले होंगे तो आप बोलेंगे कि भैया ये तो हो नहीं सकता, इंसान गलती करता ही है, आज नहीं तो कल, 10 साल में नहीं तो 100 साल में तो करेगा ही। तो ये एक सबसे बड़ा समस्या बन जाता है। और चाहे वो फुकुशिमा हो, चाहे वो चेरनोबिल हो, चाहे वो 3 माइल्स आइलैंड हो, ये उप्स जो है बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता है। मतलब ये बात भी एकदम सही है, जैसे मान लीजिए कल को कोई डैम टूटता है, बहुत तबाही करेगा, और मतलब सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट से ज़्यादा तबाही करेगा, लेकिन वो तबाही खत्म हो जाएगी। तबाही हुआ, खत्म, 1-2 साल के अंदर लोग रिबिल्ड करना शुरू करेंगे, जितना भी तबाही है उस भूल जाएंगे, और 5-10 साल बाद कोई याद भी नहीं रखेगा। न्यूक्लियर के केस में हाँ भैया ये जगह पे अब 200 साल तक मत आइए, ये एक समस्या हो गया। ये तो हो गया, चलिए मान लीजिए आप इसको सॉल्व भी कर लेते हैं किसी तरह करके, जो कि मैं मानूंगा नहीं, क्योंकि वो हमेशा वो बोला टिकिंग एलिमेंट वाला बात है कि एक दिन किसी को गलती करना है उसका बूम हो जाएगा। चलो ठीक है। उसका दूसरा था जो आउटपुट निकल रहा है, यानी कि न्यूक्लियर वेस्ट निकल रहा है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, किसी को नहीं पता। और ये लिटरली वही हो रहा है जो हमारे एंसेस्टर्स किए थे, कि रिन्यूएबल्स में बहुत पहले नहीं कूदे, तो उसका साइड इफेक्ट ये हो गया कि हम लोग को भी ये समस्या सॉल्व करना पड़ रहा है। ये हम लोग अपने भविष्य के लिए कर रहे हैं कि भैया ये न्यूक्लियर वेस्ट है, ये तुम सॉल्व करना, कैसे करोगे, कहाँ रखोगे, कहाँ दफनाओगे? कोई भी नहीं चाहेगा, मैं भी नहीं चाहूँगा। कोई बोलता ना कि अरे मैं न्यूक्लियर वेस्ट आपके घर के नीचे, मतलब कितनों नीचे हो, बोलते कि वहाँ दफनाना, तो मैं नहीं चाहूँगा, कोई नहीं चाहेगा। तो वही समझिए कि न्यूक्लियर वेस्ट का आप करोगे क्या, कोई आंसर नहीं है किसी के पास। और सब लोग अरे ये रिएक्टर बना लेंगे, वो कोई रिएक्टर एग्जिस्ट नहीं करता है कि यहाँ पे आप न्यूक्लियर वेस्ट डालिए खत्म हो जाएगा, पुफ हो जाएगा, ऐसा कोई नहीं एग्जिस्ट करता। रियल वर्ल्ड जो है, जिसको आप दिखा सकते हैं, जो काम कर रहा है पिछले 10 साल, कुछ नहीं है। तो इसीलिए मैं न्यूक्लियर को कभी भी ऐसे जगह पे नहीं देखता हूँ कि ये दुनिया का लोड संभाल सकता है। टेक्निकली लगता है कि वो कर सकता है, लेकिन नहीं है। और प्लस पॉलिटिक्स भी उसमें बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है। और जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाए जाते हैं, हमेशा हर पावर प्लांट ओवर बजट चलता है कि भैया बनाना था 5 बिलियन में, 10 बिलियन खा गया। भाई उतना पैसा कहाँ से आएगा? लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर कंटेनरशिप में कहेंगे तो वो एक्चुअली सरप्राइजिंगली सेफ हो जाता है। कारण ये है कि मरीन इंडस्ट्री के पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। मतलब आप आखिरी बार कब सुने थे कि मरीन में ज़्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर हैं? उसमें कब बूम हुआ कि मतलब चाहे न्यूक्लियर सबमरीन्स हो, चाहे न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर हो, ये सब में कब आप सुने थे आखिरी बार कि कुछ बूम हुआ, एक्सीडेंट हुआ? सब जनरली बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। और कंटेनरशिप को जितना कंटिन्यूस ऊंफ चाहिए उतना यही दे पाएगा। या तो उसे भी आप बायोफ्यूल से कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, मतलब वहाँ रिएक्टर ज़्यादा सूट करेगा। और कोई एक्सीडेंट हुआ तो चूंकि वो आम पब्लिक से दूर रहता है, तो बहुत बड़ा एरिया नहीं खाएगा, और समुंदर उसको डाइल्यूट तुरंत कर सकता है ताकि डेंजर कम हो जाए। तो ये सब अभी समझिए अनसॉल्व सेक्शन। इलेक्ट्रिसिटी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन ये सब सेक्शन अभी भी समझिए अंडर कंस्ट्रक्शन है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी सॉल्व करने में हमें टाइम लगा, ये सब भी सॉल्व करने में टाइम लगेगा। अब बात करते हैं, ये काफ़ी तकलीफदायक होने वाला है। यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये पैसा बहुत खाएगा। जैसे एग्जांपल दूँ, मेरे घर का बिजली बिल पागल जैसा आने लगा है, और मुझे सोलर करना पड़ेगा, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा। लेकिन बात है कि वो बहुत महंगा पड़ेगा, मतलब जितनी मैंने गाड़ी मेरे पापा ने ली उतना लग जाएगा, उससे ज़्यादा ही लगेगा। और मैं बात कर रहा हूँ 6-7 लाख रुपए की, तो उससे ज़्यादा ही लग सकता है। चलिए बहुत अच्छा अगर बैटरी बैंक ले लेते हैं जो कि हाँ 10-15 साल चले, यानी कि लेड प्लेट मतलब जो सिंगल सेल्स वाले बैटरी होते हैं जो लंबा चल सकता है, वो सब लेते हैं, सब चीज़ कर देते हैं। तो आप बात कर रहे हो 10 लाख तो मुंह दिखाएगा, खा जाएगा। तो ये बहुत दर्द होता है।
हाँ, बात सही है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, तो मुझे ये दिक्कत नहीं है कि ठीक है 5 साल में उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और उसके बाद अगर मान लीजिए वो 10 साल और चल गया, तब मेरे को प्रॉफ़िट हुआ कि हाँ, ये करना मेरे लिए फ़ायदेमंद था। और इसमें ये भी समझिए कि पॉलिटिक्स का पावर इससे बहुत ज़ोर से बंधा हुआ है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे कि रशिया के पास है गैस कि वो दे सकता है, लेकिन बात है कि उनको अनसर्टेनिटी हुआ। हो सकता है मतलब आप कोई भी देश का रूलर है तो वो बोलेगा ना कि भाई हमें अपना देश का देखना है। चाइना ही हो, चाइना भी बोलेगा नहीं हमें अपना पब्लिक का देखना है, दुनिया जाए तेल लेने, हमें अपना पब्लिक का देखना है। इंडिया भी वही करेगा। जैसे मान लीजिए इंडिया में कोई दवाई बनता है, तो उसे बाहर भेजने से पहले देखा जाए ना कि भाई हमारा अपना सप्लाई तो पूरा हुआ है, ये हर देश करेगा। तो उन्होंने देखा कि भैया हमारा लग रहा है शायद अप डाउन हो सकता है, तो एक काम करो थोड़ा अपना रिजर्व बढ़ा कर लो, उसके बाद बाहर बेचो। कोई भी करेगा, ये इलीगल चीज़ नहीं है, ये अनएथिकल चीज़ नहीं है। आप हर किसी का अपना सेफ्टी देखता है। तो इससे पॉलिटिकल पावर बहुत बंधा हुआ है, यानी कि देश आगे पीछे करने के लिए, मतलब इराक वॉर था क्या, ऑयल वॉर था घुमा फिरा के। तो हिसाब वही समझिए, तेल के पीछे, फॉसिल फ्यूल के चलते, नेचुरल गैस के पीछे बहुत सारा पॉलिटिक्स बंधा हुआ है। तो ये पॉलिटिक्स जो कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो लोग चाहेंगे कि हमारे पास पावर बना रहे। तो इनके हाथ से पावर हटाना थोड़ा सा मुश्किल है, असंभव नहीं है, क्योंकि आप एक तौर से देखिए, एक टाइम पहले जितने भी ये कंपनी थे, एनर्जी कंपनी थी, वो दादाजी थी दुनिया में। लेकिन अभी वो नहीं है, अभी उनका जनरेशन हट गया है। अभी है जितने लोग गूगल चला रहे हैं, जितने लोग फेसबुक चला रहे हैं, ये लोग दादाजी बने हुए हैं। तो ये होता है एनर्जी, मतलब कहते हैं ना, क्राउन किसी की सीट सिर पे बहुत परमानेंटली नहीं रहता। वो आज आपके सर पे है, कल किसी और के सर पे चला जाएगा। तो ये हो चुका है। बस समझिए जो बचे खुचे लोग हैं उनसे भी हाथ से हटाना है, थोड़ा मुश्किल होगा। और यहाँ पे हम हर लोग, जैसे कि मैं मॉडर्न लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ, तो इसका साइड इफेक्ट तो भरना पड़ेगा। सफरिंग हर किसी को आएगी, चाहे आप गरीब देश में हो, चाहे अमीर देश में हो, जब कम से कम कमाते हो, ज़्यादा से ज़्यादा कमाते हो, फ़र्क नहीं पड़ा। ये सफरिंग हर किसी को आएगी, क्योंकि हमने जो एनर्जी का जो मज़ा उठाए हैं, उसका बिल अब भरना पड़ेगा। लेकिन ये सॉल्व हो जाएगा। ये एक ऐसा समस्या है जो धीरे धीरे, काफ़ी पढ़े लिखे लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और आप और हम भी अगर इसमें सपोर्ट देने लगे, थोड़ा थोड़ा ही अपना हिस्सा करें, काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और लोग कर रहे हैं, काफ़ी ज़ोर शोर से मेहनत की जा रही है और लगे हुए हैं, डटे हुए हैं। और ये समझिए एक तरह से हमारे टाइम का कोल्ड वॉर बन गया। कोल्ड वॉर, क्योंकि मतलब आप और हम में से बहुत कम ही लोग का एज उतना होगा कि कोल्ड वॉर में थे और उसका समझ नहीं पाएंगे, लेकिन बात ये पूरी दुनिया की वाट लगी पड़ी थी। ये दो लोग, मतलब लिटरली यहाँ पे जो डिस्कशन हो रहा है, ये पूरी दुनिया का फेट डिसाइड कर सकता था। इतना ज़्यादा सीरियस बात है कि मतलब अभी हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है जितना उस टाइम पे था। पागल जैसा दोनों देश, मतलब सोवियत यूनियन भी और यूएसए भी पागल जैसा खर्च कर रहा था। मतलब 40-50 हज़ार न्यूक्लियर वार्डर्स बना के रख दिए गए कि भैया है हमारे पास, आप लोड मत लीजिए, हम पूरा दिवाली कर देंगे आपका, टेंशन मत लीजिए। और फिर उससे भी ज़्यादा बनाए जा रहे थे, धड़ 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 करके बनाए जा रहे थे। मतलब ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में बात था कि जैसे सोवियत यूनियन का एक प्रोजेक्ट, सोवियत यूनियन यूएसए का किसी एक का प्रोजेक्ट था, डोनाल्ड डक करके, कि भैया इतना बड़ा ये बम रखो कि वो पूरा नॉर्थ पोल ही उड़ा दे, ताकि पूरी दुनिया को उड़ा दे। बात ये था कि ये दोनों डिसाइड करने वाले थे कि हम पूरा प्लेनेट ही उड़ा दें। हम लोग, हो सकता है, लेकिन था, लोग संभले, लोग ने पूरा मेहनत किया, न्यूक्लियर अपोकलिप्स को हटाया गया, काफ़ी मेहनत किया। लिटरली दोनों देश समझे कि नहीं भाई, एक ही दुनिया है, बूम बम बड़ीम करना अच्छा बात नहीं रहेगा। दोनों अपना स्टॉक पाइल कम किया। तो मतलब ये बहुत सीरियस बात था उस टाइम के हिसाब से, लेकिन लोग मेहनत किए और टाइम लगा, एक दिन में नहीं सॉल्व हुआ, सालों साल लगे, लेकिन सॉल्व हुआ। तो वैसे ही ग्लोबल वार्मिंग भी वैसा ही है। तकलीफ होगी, दर्द होगा, बहुत बैंड बजेगी, वाट लगेगी बैंक अकाउंट का, तो स्वाहा हो जाएगा। और जो लोग जल्दी जल्दी कर ले रहे हैं, सोलर कर ले रहे हैं, उनका बस फायदा रहेगा। क्या कि जो लोग लेट कर रहे हैं, बात है कि गवर्नमेंट या तो सब्सिडी हटा देगी या तो पैनल का दाम भागने लग जाएगा, जो कि अभी मैं बजट में पढ़ रहा हूँ कि सोलर पैनल का दाम बढ़ा रहा है। मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था, बट दैट्स लाइफ। तो ये समझिए तकलीफ होने वाला। अगर आपको क्या करना है, और ये लोग बहुत कंफर्टेबल होगा, नहीं, बहुत तकलीफ होगा, बहुत लोगों को नुकसान होगा, लेकिन करना ही पड़ेगा और लोग कर रहे हैं। तो उम्मीद रखिए, टाइम ज़रूर लगेगा, तकलीफ ज़रूर होगी, लेकिन है, मतलब ये समझिए आप सर्जरी से गुजर रहे हो, लंबा सर्जरी से। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन एनर्जी मिक्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दूसरा शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार या 3 बार दबाएं। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लेके, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।